Everyone, good morning to all of you. Welcome back to Nainshri classes and this is Nainshri. आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 7 अगस्त का करंट अफेयर्स। आइए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। आज का आपसे पहला क्वेश्चन है कि इसरो के अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र SAC यानी कि स्पेस एप्लीकेशन सेंटर स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ने अगस्त 2022 में डाटा साझाकरण और सहयोग पर डैश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। आप लोगों को यहाँ पर ये बताना है कि आपके अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र SAC का मतलब क्या होता है? स्पेस एप्लीकेशंस, APP ही है यहाँ पर, ठीक है, एप्लीकेशंस सेंटर, ठीक। इन्होंने डेटा साझाकरण और सहयोग पर किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सो यहाँ पर याद रखना है आपको, आपका भारतीय नौसेना, ठीक। आप लोगों को यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है कि ये जो आपका समझौता हुआ है, इस समझौता के अनुसार स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के जो वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिक प्रगति को देश के समुद्री हितों की रक्षा के लिए भारतीय नौसेना के प्रयासों में शामिल किया जाएगा। इसरो के अध्यक्ष कौन है? श्रीधर पडिक्कर सोमनाथ जी हैं। तो यहाँ पर मैं आपको लिख देती हूँ, समझौते के अनुसार इस समझौते SAC के वैज्ञानिक प्रगति को देश के समुद्री हितों की रक्षा के लिए, ठीक है, समुद्री हितों की रक्षा के लिए भारतीय नौसेना के प्रयासों में शामिल किया जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, सो इसरो के अध्यक्ष आपको याद रखना है, अध्यक्ष कौन है? श्रीधर पडिक्कर सोमनाथ जी, ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम बात करें आपके भारतीय नौसेना की, थोड़ा सा भारतीय नौसेना के बारे में जान लेते हैं। वैसे तो आप लोग रेगुलर टच में है करंट के, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको याद हो गई होंगी, लेकिन यहाँ पर आपको रिवीजन करना है। अगर आपको पता नहीं है तो लिख लीजिएगा, और पता है तो आपको बस सुनते जाना है, ठीक है। अगर हम बात करें भारतीय नौसेना के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं, तो भारतीय नौसेना के सर्वोच्च कमांडर होते हैं आपके भारत के राष्ट्रपति। ये कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, याद रखिएगा। भारतीय नौसेना के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? तो वर्तमान में जो भारत के राष्ट्रपति जी होंगे, वही हमारे जो हैं भारतीय नौसेना के सर्वोच्च कमांडर होते हैं, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति। जैसे अभी भारत के नवीन राष्ट्रपति आपको पता होगा, आपकी मुर्मू जी हैं, तो ये जो है आपकी भारतीय नौसेना की अब कमांडर रहेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम बात करें आपके भारतीय नौसेना की, तो भारतीय नौसेना की स्थापना कब हुई थी, हम ये देखेंगे। फिर हम ये देखेंगे इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। फिर हम ये देखेंगे कि इनका आदर्श जो वाक्य है वो क्या है। वैसे तो मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम जान लेते हैं, ठीक है। तो आपके जो भारतीय नौसेना है, इनकी स्थापना जो की गई थी 26 जनवरी 1950 को की गई थी, ठीक है, 26 जनवरी 1950। कई बार आप लोगों को अब मैं बता चुकी हूँ तो याद हो गया होगा। हेडक्वार्टर ND यानी कि न्यू दिल्ली। आदर्श वाक्य क्या है? जल के देवता हमारे लिए मंगलकारी हों। क्या? जल के देवता हमारे लिए मंगलकारी हों, हमारे लिए मंगलकारी हों। अगर हम बात करें इनके वर्तमान में कमांडर इन चीफ कौन है, तो अभी अभी मैंने बताया कौन होंगी, आपकी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी होंगी। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, कमांडर इन चीफ कौन होंगी? मुर्मू जी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी।
ये किस समूह से थी, आप लोगों को यहाँ पर बताना था किस आदिवासी समूह से हैं। अब आपका ये होमवर्क है आज का, बताइएगा, मैंने आपको पढ़ाया है। ओके, मूव करें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपसे है कि विश्व U20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलेटिक्स कौन बन गई हैं। ये आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इम्पॉर्टेंट मार्क करिएगा। और अब आप लोगों को याद रखना है कि पहली भारतीय जिन्होंने 2 पदक जीते हैं आपकी विश्व U20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। ओके, तो इनका नाम है रूपल चौधरी। थर्ड आपका जो ऑप्शन है ये करेक्ट होगा, रूपल चौधरी जी। ठीक, आप लोगों को याद रखना है कि इन्होंने जो 4x400 मीटर रिले रेस में रजत पदक जीता। ठीक है, रजत पदक जीता। उसके बाद इन्होंने जो है महिलाओं की 400 मीटर की दौड़ में कांस्य पदक जीता। ठीक है, उन्होंने महिलाओं की 400 मीटर की रेस में 400 मीटर की रेस में कौन सा पदक जीता है, कांस्य पदक जीता है, कांस्य पदक जीता। ठीक, अगर हम बात करें विश्व U20 चैंपियनशिप की, इसे विश्व जूनियर चैंपियनशिप के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, विश्व जूनियर चैंपियनशिप। ठीक है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर कि विश्व U20। ठीक है, U20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप को, एथलेटिक्स चैंपियनशिप को किस नाम से जानते हैं, विश्व जूनियर चैंपियनशिप। लिख लीजिएगा, विश्व जूनियर चैंपियनशिप। ठीक, तो ये आप लोगों को 2 पॉइंट याद रखने हैं। ये कहाँ पर आयोजित की गई, तो ये आप लोगों को आयोजन भी याद रखना है कि इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है 2022 में। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कैली कोलंबिया में। कहाँ पर, कैली कोलंबिया में इसका आयोजन हुआ है, कैली कोलंबिया में। ठीक, इतना आप लोगों को याद रखना है इस एथलेटिक्स चैंपियनशिप प्रतियोगिता के बारे में। मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कि कौन सा बैंक अगस्त 2022 में आयकर विभाग नहीं होगा ये। ठीक है, आयकर विभाग होगा। क्या होता है, आयकर विभाग होता है, आयकर कर लीजिएगा। ठीक, आयकर विभाग के TIN 2.0 प्लेटफॉर्म पर अपने पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म को सूचीबद्ध करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है। आपको उस बैंक का नाम बताना है जो आयकर विभाग के TIN 2.0 प्लेटफॉर्म, एक ये प्लेटफॉर्म है, किसका है, ये आपके आयकर विभाग का प्लेटफॉर्म है। ध्यान से सुनिएगा, किसका प्लेटफॉर्म है, ये आयकर विभाग का एक प्लेटफॉर्म है, TIN 2.0 प्लेटफॉर्म। इस पर अपने पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म को सूचीबद्ध करने वाला, इसमें क्या होता है कि आप अपने जो पेमेंट मेथड होते हैं उनका गेटवे को अपना सूचीबद्ध कर सकते हैं। तो इसमें सूचीबद्ध करने वाला यानी कि रजिस्टर करने वाला पहला आपका जो भारत का पहला बैंक बन गया है वो कौन सा बन गया है, याद रखिएगा, फेडरल बैंक। किसने ये कर दिखाया है, ये फेडरल बैंक ने किया है। फेडरल बैंक कहाँ पर है, तो केरल में स्थित है। थोड़ा सा फेडरल बैंक के बारे में जान लेते हैं। फेडरल बैंक कहाँ पर है, ये आपके केरल में है। ठीक, केरल में। और आप लोगों को याद रखना है कि आयकर विभाग के TIN 2.0 प्लेटफॉर्म पर अपने पेमेंट गेटवे को सूचीबद्ध करने वाला पहला आपका ये बैंक बन गया है। ठीक है, अगर हम बात करें कि फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इनका हेडक्वार्टर है अलुवा में। कहाँ पर, अलुवा, केरल। ठीक है, अलुवा केरल में इनका हेडक्वार्टर है। इनके CEO आप लोगों को इतना याद नहीं रखना है, इतना ज़्यादा नहीं है इम्पोर्टेंट। ठीक, स्थापना इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको हेडक्वार्टर याद रख लेना है कहाँ पर है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, मूव करें अभी आगे। आगे आपसे क्वेश्चन है कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सेना ने अगस्त 2022 में पहली बार मछल महिला क्रिकेट लीग का आयोजन किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि पहली बार मछल महिला क्रिकेट लीग का आयोजन किया गया। तो आपको बताना है कि कहाँ पर इसका आयोजन किया गया है।
आपको याद रखना है कि मच्छल महिला क्रिकेट लीग का आयोजन जम्मू एंड कश्मीर में हुआ है। कहाँ पर? जम्मू एंड कश्मीर में। अभी आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा फोर्थ वाला, अब आपको दिख रहा होगा फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। सो यहाँ पर याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर में आपका जो है ये आयोजित किया गया मच्छल महिला क्रिकेट लीग, फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ चीज़ें याद रखनी है, या आपको सबसे पहले तो याद ये रखना है कि भारतीय सेना ने इस लीग का आयोजन क्यों किया है। तो इस लीग का आयोजन आपकी जो एलओसी है, एलओसी के किनारे रहने वाले समीपवर्ती जिला के युवाओं की खेल प्रतियोगिताओं में, खेल गतिविधियों में शामिल करने के लिए किया गया है। ठीक, उद्देश्य आपको समझ में आ गया क्यों किया गया है। तो आप याद रखिएगा कि भारतीय सेना ने इस लीग का आयोजन नियंत्रण रेखा यानी कि आपकी जो एलओसी होती है उसकी बात की जा रही है, एलओसी के किनारे रहने वाले सीमावर्ती जिले, सीमावर्ती जिलों के युवाओं को खेल गतिविधियों में, किसमें? खेल गतिविधियों में शामिल करने के लिए किया गया, ठीक, किया है। ये आपको याद रखना है। दूसरा आप लोगों को एक चीज़ याद रखनी है कि इस खेल में मच्छल, पुष्पवरी और डुंडी गांव की लड़कियों ने भाग लिया। ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि इस महोत्सव में किन किन गांव की लड़कियों ने भाग लिया है। तो याद रखिएगा कि खेल में कौन सा खेल, ये जो आपका खेल हुआ है मच्छल महोत्सव, मच्छल महिला क्रिकेट लीग, तो इस खेल में मच्छल, पुष्पवरी और डूंडी गांव की लड़कियों ने भाग लिया, ठीक है। आपको हो सकता है ऑप्शन में दे दिया जाए 3 ऑप्शन और आपसे पूछा जाए इनमें से किन गांव की लड़कियों ने भाग नहीं लिया इस लीग में। तो याद रखिएगा मच्छल, पुष्पवरी और आपका डूडी, ठीक है। मच्छल, पुष्पवरी और डूडी। आप लोगों को कुछ चीज़ें और याद रखनी है, जैसे कि सबसे पहला तो आपको याद रखना है ये जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर, आपको इनके बारे में याद रखना है कि G20 2023, G20 2023 की मेज़बानी आपका कौन करेगा? जम्मू कश्मीर करेगा, ठीक। सो G20 2023 की मेज़बानी जम्मू एंड कश्मीर करेगा, ठीक है, करेगा। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है, जैसे सबसे पहला इनकी राजधानी, कि इनकी राजधानी कहाँ पर है। तो याद रखिएगा कि इनकी राजधानी जम्मू है। कहाँ पर है? जम्मू। ये इनकी शीतकालीन राजधानी है, शीतकालीन राजधानी है। अगर हम पूछें कि ग्रीष्मकालीन कौन सी है, तो श्रीनगर। क्या? श्रीनगर, श्रीनगर। कौन सी है इनकी? गर्मी में राजधानी इनकी श्रीनगर है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ की भाषाओं की, तो वैसे तो मैं आपको ये बताने वाली हूँ आगे, लेकिन यहाँ पर भी जान लेते हैं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। राजधानी में याद रखिएगा कि इनकी भाषाओं में याद रखिएगा, इनकी भाषा है कश्मीरी। एग्ज़ाम में जो पूछी जाती है वो डोंगरी पूछी जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डोंगरी जो है आपकी कहाँ की भाषा है? ये आपकी कश्मीर की भाषा है। एंड उर्दू, ये कॉमन हो गई कश्मीरी उर्दू। डोंगरी महत्वपूर्ण है, तो डोंगरी कहाँ की भाषा है? जम्मू एंड कश्मीर की भाषा है। अब हम बात करें कि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में कब ट्रीट किया गया। सो यहाँ पर याद रखना है कि केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसको कब बनाया गया? 31 अक्टूबर। कब? 31 अक्टूबर। लिख लीजिए क्या लिख रहे हैं ये, हम लिख रहे हैं ये 31 अक्टूबर 2019 केंद्र शासित प्रदेश इसको कब बनाया गया। अगर हम बात करें कि आपके जम्मू कश्मीर में कुल कितने ज़िले हैं, कुल ज़िले, तो कुल ज़िले हैं आपके 20। आज आप लोगों को थोड़ा सा शोर सुनाई दे रहा होगा क्योंकि मैं जहाँ पर रहती हूँ वहाँ पर थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। सो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा बस आज के ही दिन, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। आपको समझ में आ रहा है ना जो चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं मैंने?
तो उसको ध्यान से लिख लीजिएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, 1 मिनट में इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ क्वेश्चन को, अभी आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन है आपसे कि केंद्र सरकार ने अगस्त 2022 में केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा, ये गोवा नहीं है गोबा है, ठीक, तो इनको आपको गोबा कर लेना है, ठीक है, गोबा के लिए सेवा में विस्तार की मंजूरी दी है। मतलब इनकी जो टेन्योर है उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया गया। तो कितना बढ़ाया गया इनके टेन्योर को, आपको याद रखना है कि 1 वर्ष का इनका टेन्योर और बढ़ा दिया गया है। किसका? केंद्रीय कैबिनेट सचिव का। देखिए ये महत्वपूर्ण बहुत है क्वेश्चन, क्योंकि ये आपके केंद्रीय कैबिनेट सचिव जी की बात की जा रही है। केंद्रीय कैबिनेट सचिव कौन है? राजीव गौबा जी हैं। राजीव गौबा जी का जो कार्यकाल है उसको 1 वर्ष के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। ओके, याद रखिएगा प्लीज़। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आप लोगों को एक चीज़ याद रखनी है कि यह इस पद पर उनका दूसरा विस्तार है। यह पद पर इनका दूसरा विस्तार है। कौन सा है? दूसरा विस्तार है। इसका मतलब है कि पहले भी इनका जो कार्यकाल था उसमें विस्तार किया गया था, तो अगस्त 2021 में उन्हें 1 साल का विस्तार किया गया था, ठीक है। अभी फिर से इनके कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। ओके, अभी आप लोगों को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात इन सर के बारे में याद रखनी है, राजीव गौबा सर के बारे में, वो ये है कि इनको जो है आपका जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019, कौन सा? जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का प्रमुख वास्तुकार कहा जाता है। तो लिख लीजिएगा राजीव गौबा जी को, राजीव गौबा जी को कौन है? ये केंद्रीय कैबिनेट सचिव हैं। ये भी याद रखिएगा क्या है, नाम से कुछ नहीं होने वाला, आपको पद पता होना चाहिए इनका। ओके, तो याद रखिएगा आप लोग, गौबा जी को जम्मू कश्मीर, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, पुनर्गठन अधिनियम 2019 का वास्तुकार कहा जाता है, प्रमुख वास्तुकार कहा जाता है, ठीक है, प्रमुख वास्तुकार कहा जाता है। ओके, याद रखिएगा। तो इतना आपको याद रखना है। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ और नियुक्तियां जो मैं आपको ओरली बताने वाली हूँ, याद रखिएगा। आईटीबीपी के महानिदेशक और 1988 बैच के जो आईपीएस अधिकारी थे संजय अरोड़ा सर, इनको दिल्ली का अगला पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है, मैंने आपको बताया था। एंड आपके आईएफएस अधिकारी जो थे प्रणय कुमार वर्मा जी, इनको बांग्लादेश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आप लोगों को, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, है ना, ठीक है। अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपसे कि निम्नलिखित में से किस पहलवान खिलाड़ी ने राष्ट्रमंडल खेलों में 2022 बर्मिंघम में स्वर्ण पदक नहीं जीता है? आपको ऐसा ऑप्शन बताना है जिन्होंने आपका जो है स्वर्ण पदक नहीं जीता है। किसमें? आपके पहलवान खिलाड़ी को आपको बताना है कौन सा ऐसा पहलवान खिलाड़ी है जिसने स्वर्ण पदक नहीं जीता है। ओके, अगर हम बात करते हैं राष्ट्रमंडल खेलों की, तो सबसे पहले आप यहाँ पर राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। राष्ट्रमंडल खेल, अगर हम बात करें राष्ट्रमंडल खेलों की, तो सबसे पहले याद रखिएगा कि इनका आयोजन कब से कब तक किया गया, ठीक है। हालांकि आपको डेट नहीं पूछी जाती एग्जाम में, पर फिर भी एक मोटा मोटा अंदाजा होना चाहिए। 28 जुलाई से 8 अगस्त, कब? 28 जुलाई से 8 अगस्त तक जो है आपका 2022 में इनका आयोजन किया गया। कहाँ पर किया गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है कि इंग्लैंड के बर्मिंघम के अलेक्जेंडर स्टेडियम में। कहाँ पर? इंग्लैंड के, कहाँ पर? इंग्लैंड की बर्मिंघम में। देखिए ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, इंग्लैंड के बर्मिंघम में, ये तो बच्चे को पता है। ये पूछा जा सकता है स्टेडियम कौन सा है, सो अलेक्जेंडर स्टेडियम आपको याद रखना है, अलेक्जेंडर स्टेडियम। ओके, अगर हम बात करें कि आपका बर्मिंघम 2022 का आधिकारिक शुभंकर क्या है, तो आधिकारिक शुभंकर आप लोगों को याद रखना है, आधिकारिक शुभंकर। आधिकारिक शुभंकर जो है वो है आपका पेरी द बुल। क्या है? पेरी द बुल, ठीक। इतना आप लोग लिख लीजिए। इसके अलावा मैं कुछ और चीज़ें आपको बताने वाली हूँ आपके राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में, जो कि आपका लास्ट पॉइंट होगा। आपको याद रखना है कि आपकी भारतीय हॉकी टीम के जो कप्तान है,
जिनका नाम है मनप्रीत सिंह जी, और आपके जो शटलर हैं पीवी सिंधु जी, इनको राष्ट्रमंडल खेलों 2022 के उद्घाटन समारोह के लिए भारत के ध्वजभाग के रूप में नामित किया गया था। तो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के ध्वजभाग के रूप में किसे आपका जो है नामित किया गया था, तो पीवी सिंधु जी और मनप्रीत सिंह जी। ठीक, सो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान, भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन है? मनप्रीत सिंह। और शटलर कौन? पीवी सिंधु जी। राष्ट्रमंडल खेलों में, राष्ट्रमंडल खेल को इस तरीके से लिख दूं, आप लोग समझ जाओगे ना। 2022 के उद्घाटन समारोह के लिए भारत के ध्वजवाहक के रूप में, किसमें? ध्वजवाहक के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, नामित किया गया है। इतनी चीज़ें आप लोगों को याद रखना है। और कल मेरा एक वीडियो आएगा जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में बताऊंगी, तो आप वहां से उस वीडियो को देख लीजिएगा, तो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। भारत का स्थान कौन सा रहा है, कौन सा देश जो आपके फर्स्ट नंबर पर रहा है, भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं, स्वर्ण पदक कितने रहे हैं, किस खेल विशेष का संबंध किस व्यक्ति से है, ये सारी चीज़ें मैं आपको कल समझा दूंगी। ओके, अभी यहीं तक आपका इम्पोर्टेंट था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि उसको पर्टिकुलर एक वीडियो बनाना चाहिए, तो मैं कल दे दूंगी आपको। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये जो आपके अंशु मलिक हैं, अंशु मलिक को राष्ट्रमंडल खेलों में बर्मिंघम में कोई स्वर्ण पदक नहीं मिला है। बाकी दीपक पूनिया को मिला है, साक्षी मलिक को मिला है, बजरंग पूनिया को मिला है, इनको नहीं मिला है। ठीक है, आपको नहीं वाला छांटना था यहाँ पर। इनको वैसे आपके अंशु मलिक जो हैं, इनको राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक मिला है। क्या मिला है? इनको रजत पदक मिला है, स्वर्ण पदक नहीं मिला है। ठीक है, रजत पदक। बाकी आप लोगों को याद रखना है 5 जुलाई 2022 को बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक मैम और दीपक पूनिया सर ने 2022 कॉमनवेल्थ गेम में बर्मिंघम में कुश्ती में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था। तो इन तीनों को तो आपको याद रखना है, कल मैं फिर से रिवीजन करवा दूंगी, डोंट वरी। ओके, मूव करें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपसे है कि अगस्त 2022 में बड़ोदरा में IT सक्षम सेवा पार्क स्थापित करने के लिए किस कंपनी ने गुजरात सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सो यहाँ पर याद रखिएगा कि बड़ोदरा में IT सक्षम सेवा पार्क स्थापित करने के लिए क्या? बड़ोदरा में IT सक्षम सेवा पार्क स्थापित करना है। अगर आपसे पूछा जाए कि IT सक्षम सेवा पार्क कहाँ स्थापित करना है, आंसर विल बी बड़ोदरा। ठीक, स्थापित करने के लिए गुजरात सरकार ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? लार्सन एंड ट्रूबो के साथ, जिनको आप L&T के नाम से जानते हैं। यही है आपकी लार्सन एंड ट्रूबो लिमिटेड। ओके, अगर हम बात करते हैं लार्सन एंड ट्रूबो की, L&T की, तो L&T के बारे में कुछ चीज़ें याद रख लीजिएगा। जैसे इनकी स्थापना, L&T की स्थापना कब हुई थी? तो आपकी 1946 में हुई थी। कहाँ पर? मुंबई में इनकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अगर हम बात करें इनके हेडक्वार्टर की, तो इनका हेडक्वार्टर आपका क्या कहाँ पर है? मुंबई, M यानी कि मुंबई। इनके CEO कौन है? तो याद रखिएगा इनके CEO वर्तमान में जो है S.N. सुब्रमण्यम है। कौन है? S.N. सुब्रमण्यम। ठीक, ये ना लिखा हुआ है। ठीक है ना, सुब्रमण्यन। मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता और प्रसिद्ध शास्त्रीय नर्तक जिसका 5 जुलाई 2022 को निधन हो गया है, आपको उनका नाम बताना है। यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता और प्रसिद्ध शास्त्रीय नर्तक जो थी, जिनका नाम था गरिमा हजारिका। क्या नाम है? गरिमा हजारिका। इनका जो है हाल ही में 83 ईयर की एज में इनका निधन हो गया है। ओके, याद रखिएगा कि इनको 2006 में, कब? 2006 में प्रतिष्ठित संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। याद रखना है आप लोगों को। और ये जो है आपकी 16 असमिया फिल्मों में नृत्य निर्देशक भी थी। ठीक, मूव करते हैं अभी आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिला फ्री स्टाइल
57 किलोग्राम वर्ग में फाइनल में रजत पदक किसने जीता है? सो आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिला फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम वर्ग में फाइनल में जो रजत पदक है वो अंशु मलिक ने जीता है। किसने? अंशु मलिक ने। बाकी राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। ये रहा आज का करेंट अफेयर्स। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर पिछला कुछ देख लेते हैं। ओके, अगर आपसे पूछा जाए कि पहला वाटर प्लस शहर कौन सा है, सो याद रखिएगा पहला वाटर प्लस शहर कौन सा है? याद रखिएगा इंदौर। कौन सा है? इंदौर। ये इंदौर वही है जिनको आप लोगों को याद रखना है। इनके बारे में एक विशेष बात आप लोगों को याद रखना है। इंदौर ने 5वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्वच्छ सर्वेक्षण जो पुरस्कार आपके वितरित किए गए हैं उसमें आपका क्या हुआ है कि इंदौर ने, लिख लीजिएगा, इंदौर ने 5वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर। देखिए, शहर की बात की जा रही है। अगर आपसे राज्य पूछा जाए तब आपका आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक है, शहर का पुरस्कार कौन सा? पुरस्कार है आपका स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार, ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार जीता है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि राज्यों की श्रेणी में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार में आपका पहले स्थान पर कौन रहा है, तो राज्यों की श्रेणी में फर्स्ट स्थान पर आपका स्वच्छ सर्वेक्षण में छत्तीसगढ़ रहा है। ठीक है, सो राज्यों की श्रेणी में आपसे पूछा जाए, राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान किसका है? पहला स्थान आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ का है। किसका? छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं हंगर हॉटस्पॉट 2021 रिपोर्ट के बारे में। सो यहाँ पर लिख लीजिएगा आप लोग, हंगर हॉटस्पॉट 2021 रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट आपकी सबसे पहला कोई रिपोर्ट होती है तो हमें ये याद रखना पड़ता है कि किसने आपका इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया है। तो मैं यहाँ पर जारीकर्ता लिख लूँ कि जारी किसने किया है। जारीकर्ता में आप लोगों को याद रखना है कि ये रिलीज़ जो किया गया है खाद्य और कृषि संगठन तथा विश्व खाद्य कार्यक्रम के द्वारा रिलीज़ किया गया है। खाद्य और कृषि संगठन तथा विश्व खाद्य कार्यक्रम के द्वारा। ठीक है, कार्यक्रम। अगर हम आपसे पूछें कि विश्व में उच्चतम भूख अलर्ट वाले हॉटस्पॉट कौन से हैं, आपका आंसर होगा मेडागास्कर और इथोपिया, 2 हैं। लिख लीजिएगा नेक्स्ट पॉइंट, विश्व में सबसे उच्चतम अलर्ट भूख अलर्ट। ठीक है, भूख अलर्ट वाले हॉटस्पॉट। ठीक है, हॉटस्पॉट कौन है? तो आप लोगों को याद रखना है, एक तो याद रखिएगा इथोपिया। कौन सा? इथोपिया। और दूसरा मेडागास्कर। ठीक है, मेडागास्कर। और दूसरा कौन सा? इथोपिया। ठीक, सो ये रहा आज का करेंट अफेयर्स आपका। एंड होप करती हूँ कि आपको आज का करेंट अफेयर अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक आप कर दिया करिए, एक कमेंट कर दिया करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दिया करिए। मिलते हैं नेक्स्ट डे के करेंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।